पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आया। कहीं फूलों की बारिश तो कहीं लोगों ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। और आइए अब आपको एक बार फिर दिखाते हैं हमारा कार्यक्रम सिनेमा की दुनिया। साउथ सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता चिरंजीवी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे भारतीय सिनेमा के सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक हैं। कॉनिडेला चिरंजीवी एक अभिनेता के साथ साथ फिल्म निर्माता और पूर्व राजनीतिज्ञ भी हैं। 4 दशक से अधिक के करियर में उन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु में 150 से अधिक फिल्मों के साथ साथ हिंदी, तमिल और कन्नड़ की कई फिल्मों में अभिनय किया। चिरंजीवी ने आंध्र प्रदेश राज्य का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार, रघुपति वेंकैया पुरस्कार, 3 नंदी पुरस्कार समेत कई अवार्ड्स हासिल किए हैं। साल 1987 में चिरंजीवी ऑस्कर में बतौर होस्ट शामिल होने वाले साउथ सिनेमा के पहले एक्टर थे। चिरंजीवी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक्टर ने एक के बाद एक 14 हिट फिल्में दी थीं। 1998 में चिरंजीवी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना कर मानवतावादी गतिविधियों में शामिल हैं। दिग्गज एक्ट्रेस वैजंती माला बाली को दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वैजंती माला ने अपने अभिनय की शुरुआत साल 1949 में आई तमिल फिल्म वाजकई से की थी। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। फिर उन्होंने साल 1951 में बहार फिल्म से हिंदी सिनेमा में कदम रखा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभिनेत्री ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। 1950 से 1960 के दशक के बीच उन्होंने नागिन, देवदास, नया दौर। और आइए सीधा रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली का, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। नाव डूबने से आधे दर्जन लोग मारे गए, आए हैं क्या? तार गिरने से रोपाई कर रही 5 महिलाएं, गरीब महिलाएं झुलस कर मर गई, उनके घर कोई गया है क्या? 5 बच्चियां डूबकर मर गई, कोई गया है क्या? बहन प्रियंका, ये परिवार है आपका और हमारा दिनेश प्रताप, ये 5 में से एक भी घटना ऐसी नहीं है जहां घर पे बैठने के लिए नहीं गए। भाइयों बहनों, सांसद कैसा चाहिए? जनता की खुशी में खुशी हो और जनता के गम में गम को वहन करे, ऐसा सांसद चाहिए। मुझे बताइए, ये शाहजादे आज यहां वोट मांगने आए हैं, इतने सालों से वोट दे रहे हो। मेरे सामने विशाल जनसमूह 40-50 हजार का बैठा है। सांसद निधि से आपको कुछ मिला है क्या? जरा बोलो, मिला है क्या? उन्होंने खर्च पूरी की है। मैं हिसाब लेकर आया हूं, पूरा खर्चा किया है भाई। अब आप कह रहे हो मिला नहीं है, तो कहां गया? कहां गया? कहां गया? ये उनकी वोट बैंक में खर्च किया। भाइयों बहनों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो, आप उनकी वोट बैंक नहीं। 70% से ज्यादा सांसद राशि माइनॉरिटी में खर्च करने का काम सोनिया गांधी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं बाद में बात करता हूं, मोदी जी ने विकास की बहार चलाई, मगर ये परिवार यहां एक बाड़ लगाकर बैठा है। विकास को रायबरेली में घुसने नहीं देता है।
ये बाड़ा एक बार तोड़ दो, रायबरेली जनपद को हम उत्तर प्रदेश में नंबर 1 जनपद बनाएंगे, नंबर 1। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? और जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के नेता खड़गे जी कहते हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान वालों को कश्मीर से क्या लेना देना है। खड़गे महाराज 80 पार कर गए, रायबरेली के लोगों को नहीं जान पाए। रायबरेली का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? 70 साल से ये गांधी परिवार धारा 370 को अनौरस बच्चे की तरह गोदी में लेकर बैठा था। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन गया। भाइयों बहनों, जब मैं धारा 370 का हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा कहते हैं मत हटाओ, मत हटाओ। मैंने पूछा कि क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने ये नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। 10 साल तक, 2014 तक, 2004 से इस देश में सोनिया मनमोहन सरकार चली, कांग्रेस की सरकार चली, सपा बसपा के समर्थन वाली सरकार चली। आए दिन बम धमाके होते थे। ये पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, मगर कोई कुछ नहीं करता। मोदी जी आए, पाकिस्तान को आदत लगी थी, इन्होंने पुलवामा और उरी में धमाका किया, मगर वो भूल गए इस बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी जी। तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने रायबरेली की जनता के लिए कभी कुछ नहीं किया और उन्होंने कहा कि भाजपा को समर्थन देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान उनके पक्ष में करें, जिससे कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे रायबरेली की जनता को भी मिल सके। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और अब अगला समाचार देखिए हमारे सहयोगी मुकुल के साथ। नमस्कार। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं,
दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक, सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। और आइए आपको सीधा ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच में, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा था कि पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाला 27% आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। हम लोग उस समय विरोध किए थे, संसद में भारी विरोध किए थे। इसके करण भूषण के पिताजी भी संसद में हमारे साथ में थे उस समय। हम लोग साथ साथ विरोध किए थे, पूरा विरोध किया था। हम लोगों ने कहा था कि कतई हिंदुओं का आरक्षण मुसलमानों को नहीं मिल सकता। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावना के विपरीत है। धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, दूसरा विभाजन भारत का नहीं होने देंगे। और बहनों और भाइयों, भारी आंदोलन हम लोगों ने किया था। और दूसरा इनको फिर जब यहां पे सफल नहीं हुए तो इन्होंने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की कुछ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करके फिर उनको अनुसूचित जाति का आरक्षण दे देना चाहिए। हमने इसका भी विरोध किया था। कहा था ये अनुसूचित जाति में उनके आरक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों पर, आरक्षण के अधिकार पर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उन्हें दिया है, इसमें सेंध लगाने का प्रयास है। भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा और हमने तब भी विरोध किया था। अब कांग्रेस एक तो ये करने जा रही है और दूसरा क्या करने जा रही है? दूसरा फिर जब आपस में सब लड़ भिड़ लेंगे फिर क्या करेंगे? ये विरासत टैक्स आप पे लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपकी आधी संपत्ति। आपने कांग्रेस के बुद्धिदाता सेम पित्रोदा का बयान पढ़ा होगा, जिस बयान में वो कह रहा है कि विरासत टैक्स लगाएंगे। और राहुल गांधी ने भी अपने मैनिफेस्टो में यही बात कही है। क्या बात कही है? उसने कहा था एक झटके में गरीबी हटा देंगे। क्या कहा? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि बहराइच में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कहीं ना कहीं फूट डालती है, लगातार समाज में आरक्षण की राजनीति सिर्फ नाम के लिए करती है। और इससे पहले भी सैम पित्रोदा की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसे बयान उनके निकल कर आए हैं जिन पर लगातार सवाल खड़े होते हैं। और इस घंटे की अगर खासतौर से बात की जाए, क्या कुछ अहम खबरें बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर और हुगली में विशाल जनसभा को किया संबोधित। जनता को सीएए और आरक्षण समेत दी 5 गारंटियां। कहा पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिलेगी पिछले लोकसभा चुनाव से भी बड़ी सफलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंग्रेजी दैनिक को दिए इंटरव्यू में कहा 4 जून को जनादेश मिलने पर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए लेंगे कई बड़े फैसले। तीसरे टर्म के पहले 100 दिन में ही मिल जाएगी इसकी झलक। चुनाव प्रचार में विपक्ष के दिग्गज भी झोंक रहे हैं ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र के धुले में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी का रायबरेली में चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अंतिम दौर में मतदान की तैयारियां। मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर सोमवार को डाले जाएंगे वोट। खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, भक्तों ने मनाया उत्सव। 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया दरबार। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और खेल की खबरों में रेसलर अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक का कोटा किया पक्का। पेरिस में ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले बने पहले भारतीय पुरुष पहलवान। तुर्की ने विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कोटा किया हासिल। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की।
लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों के लिए प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। सभी दलों के दिग्गज प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बैरकपुर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली में विशाल जनसभा की। पीएम ने कहा कि अब तक हुए 3 चरण के मतदान से स्पष्ट है कि एनडीए 400 से अधिक सीटें हासिल करने जा रहा है। पीएम ने देशवासियों को अपना परिवार और वारिस बताया। पीएम ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस टीएमसी पर कटाक्ष किया। पीएम ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर भी हमला बोला। मोदी कहता है हर घर जल और टीएमसी कहती है हर घर बम। कुछ दिन पहले ही एक बम फट गया और बच्चों का जीवन चला गया। माताओं, बहनों, बेटियों का तो यहां जीवन मुश्किल हो गया है। संदेश खाली में ये क्या कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। टीएमसी संदेश खाली में हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मैं आप सभी को गारंटी देता हूं, टीएमसी का कोई भी अत्याचारी, टीएमसी का कोई भी अत्याचारी बच नहीं पाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस राम मंदिर के लिए हमारे पूर्वजों ने 500 साल संघर्ष किया, उसी राम मंदिर का इंडी गठबंधन ने विरोध किया। पीएम ने वोट बैंक की राजनीति को लेकर कांग्रेस और टीएमसी को जमकर लताड़ा। आज भाजपा मेक इन इंडिया पर बल दे रही है, लेकिन टीएमसी ब्रेक इन इंडिया का नारा लगा रही है। टीएमसी समाज को तोड़ रही है, टीएमसी कानून को तोड़ रही है, टीएमसी एकता को तोड़ रही है। तुष्टीकरण की जीत में कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां आपकी भावनाओं की भी परवाह नहीं करते। ये कैसी पार्टियां हैं, आप कल्पना कर सकते हैं क्या? ये दल इतने वोट के भूखे हैं, इतने सत्ता के भूखे हैं और वोट बैंक से इतने दबे हुए हैं कि लोग राम मंदिर बनने से भी बहुत गुस्से में है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने राज्य में सत्ताधारी टीएमसी पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। पीएम ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की साजिश का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने की बात कर रहा है। पीएम ने ममता सरकार पर बंगाल के हिंदुओं को रामनवमी मनाने से रोकने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। पीएम ने अपने संबोधन में 5 गारंटियां भी दी। 5 गारंटी दे रहा हूं, जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है
राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और पांचवी गारंटी, जब तक मोदी है, सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। तो पश्चिम बंगाल में 5 गारंटियां अब यहां गिनाई पीएम ने। वहीं पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। पीएम की एक झलक पाने के लिए भारी जनसैलाब यहां उमड़ आया। पीएम ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पश्चिम बंगाल में 4 चुनावी रैलियां करने के बाद प्रधानमंत्री आज शाम बिहार का रुख करेंगे। यहां पटना में उनका रोड शो होगा। बीजेपी ने यहां से फिर एक बार मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा है। विपक्ष ने यहां गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अंशुल अभिजीत पर दाव लगाया है। अंशुल अभिजीत पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बेटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चली है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बंद चीनी मिलों को लेकर की गई टिप्पणी पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 14 बंद चीनी मिलों को मोदी सरकार द्वारा शुरू करने का काम किया जा रहा है। लालू यादव जेल में थे, इसलिए उन्हें याद नहीं होगा। उन्हें सिर्फ अपना परिवार ही दिखता है। इथेनॉल जो है मोदी सरकार ने परमिशन दिया है, तो लालू जी जेल में थे इसलिए याद नहीं होगा, और सजायाफ्ता आदमी है तो क्या पता होगा। और क्योंकि उनको सिर्फ अपना परिवार ही दिखता है, क्यों फैक्ट्री लगाया कि नहीं लगाया, तो नहीं देख रहे हैं कि टूरिस्ट बेटी को भी लाए हैं। जो जंगल राज में भाग गया था पूरा परिवार इनका, वो सब लौट के आया है। ये तो मोदी जी और नीतीश जी का इफेक्ट है ना, कि आज लालू जी के परिवार भी बिहार लौट कर आ रहे हैं, नहीं तो ये सब तो प्लान कर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कुछ सवाल पूछे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि पिछले 10 साल में एनडीए की सरकार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। अब कम से कम पटना विश्वविद्यालय को ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दें। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा तो दूर, स्पेशल पैकेज तो दूर, कम से कम पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही दर्जा दे देते। तो अपना आए हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आप समझो एक दिन में 3-3 रैली, रोड शो क्यों करना पड़ रहा है। तेजस्वी के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। गिरिराज ने पूछा कि तेजस्वी ने आखिर अपने कार्यकाल में अपने मंत्रालय में कितने रोजगार पैदा किए। जो आदमी 2 बार डिप्टी सीएम रहा, इस बार 17 महीने में 5 विभाग का मिनिस्टर रहे एज ए डिप्टी सीएम। बता तो दे देश को। मैं चुनौती देता हूं, ये झूठ बोलना बंद करें। पहले हिसाब दें कि 17 महीने में 5 विभाग में कितनी नौकरियां दी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंग्रेजी दैनिक को दिए गए इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व जनता खुद कर रही है। जनता के अपार समर्थन और आशीर्वाद से वो आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के प्रश्न पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को फ्रीजाल 5 से टॉप 5 तक लाने का कार्य किया है। साथ ही ये भी कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के लिए तैयार है। विरासत कर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का नजरिया नस्लीय और विभाजनकारी है, जो कि देश के लिए खतरनाक साबित होगा। इसलिए इन मुद्दों को देश के सामने लाना होगा और चर्चा करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर भी विपक्षी कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस संविधान का अपमान कर रही है।
साथ ही उन्होंने कहा कि SC, ST, OBC से आरक्षण छीनकर दूसरों को देने की इस साजिश पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा होनी ही चाहिए। JDS नेता प्रज्वल रेवन्ना के मामले पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर भाजपा की नीति जीरो टॉलरेंस की है। दक्षिण भारत में भाजपा के प्रदर्शन पर भी उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी पार्टी दक्षिण में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी, चाहे वह तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक में हो। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि उनकी सरकार का फोकस गुड गवर्नेंस और विकास पर है। जैसे ही उन्हें 4 जून को जनता का आदेश मिलेगा, उनकी सरकार काम पर लग जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए कई बड़े फैसले लेगी। इसकी एक झलक देश को तीसरे टर्म के पहले 100 दिन में ही देखने को मिल जाएगी। और वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर कल होने वाले मतदान के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही हैं। इस चरण में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, गिरिराज सिंह, जी किशन रेड्डी के अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। 7 चरणों में हो रहे लोकतंत्र के महापर्व में चौथे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। प्रचार का शोर थमने के बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। चौथे चरण के प्रचार के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भ्रष्टाचार, रोजगार, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, मुस्लिम आरक्षण, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर बयानों के तीर चले। वहीं सैम पित्रोदा की रंगभेदी और नस्लीय टिप्पणी और पाकिस्तान पर कांग्रेसी दिग्गज मणिशंकर अय्यर के वायरल वीडियो ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। इस चरण में 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 13 मई को जिन 96 सीटों पर मतदान होना है, उनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटें शामिल हैं। वहीं तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर भी इसी चरण में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 13 सीट, महाराष्ट्र की 11 सीट, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8 सीट, बिहार की 5 सीट, ओडिशा और झारखंड की 4 सीट और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर भी 13 मई को वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण की 96 सीटों में 20 अनुसूचित जाति और 12 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। चौथे चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों में खूंटी से अर्जुन मुंडा, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, उजियारपुर से नित्यानंद राय, खीरी सीट से अजय मिश्र टेनी, सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी जैसे दिग्गज शामिल हैं। वहीं मुंगेर से जेडीयू के राजीव रंजन सिंह, वर्धमान दुर्गापुर से बीजेपी के दिलीप घोष, आसनसोल से SS अहलुवालिया, बीट सीट से पंकजा मुंडे, हैदराबाद से माधवी लता, करीमनगर से बंडी संजय कुमार और आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी भी चुनाव मैदान में हैं। चौथे चरण में उतरे विपक्षी दिग्गजों में बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आसनसोल से अभिनेता और टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, कृष्णानगर से टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, हैदराबाद से AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कडप्पा सीट से आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष YS शर्मिला रेड्डी, नेल्लोर से YSRCP के V विजयसाई रेड्डी और रतलाम से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया भी शामिल हैं। चौथे चरण की इन 96 सीटों पर पिछले आम चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 42 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि YSRCP को 22, TRS जो कि अब BRS है उसको 9, कांग्रेस को 6, TMC को 4, TDP को 3 सीटें मिली थी। वहीं AIMIM, BJD और शिवसेना को 2-2, JDU, LJP, NCP और JKNC को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। चौथे चरण की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 379 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। तीसरे चरण तक तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों
और असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो चुका है। 4 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में भी मतदान पूरा हो चुका है। बीते 3 चरणों के चुनाव में पहले चरण में मतदान प्रतिशत 66.1 रहा है, जबकि दूसरे चरण में ये 68.8% और तीसरे चरण में 65.68% दर्ज किया गया। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो चौथे चरण के लिए तैयारियां जो हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं। एक अलग ही उत्साह है। वहीं वर्षों आतंकवाद से प्रभावित रहे जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर स्थानीय सेब कारोबारियों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। डीडी न्यूज संवाददाता रमा त्यागी ने इन सेब कारोबारियों से खास बातचीत की। इस वक्त हम आ चुके हैं शोपियान में, जो मशहूर है यहाँ के सेबों के लिए। ये पूरा इलाका भी काफ़ी संवेदनशील रहा है, आतंकवाद प्रभावित भी रहा काफ़ी समय तक। इस वक्त यहाँ पर क्या हालात हैं, क्या सोचते हैं यहाँ के सेब उत्पादक और क्या है उनके मुद्दे, वो खुद ही हमें बताएंगे। आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी मैम, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद भट्ट है जी, यहाँ शोपियान से। इस बार किस तरह से चुनावी माहौल कैसा देख रहे हैं आप? पहले मैडम बड़ा खौफ था, डर था, बड़ा हसास एरिया था यहाँ मिलिटेंट से रिलेटेड। यहाँ बहुत ज़्यादा हालात ख़राब रहे। बीजेपी आ गई है तब से वो सिविल किलिंग बंद हुई है, पूरा अमन आ गया है। वहाँ वो संगबाजी नहीं हो रही है, वो हड़तालें नहीं हो रही है। यहाँ तो उनकी दोहरी हुकूमत में 1 महीने में 25 दिन हड़ताल चलता था, जब भी तकरीबन हफ्ते में 3-4 बार गिलानी साहब का कैलेंडर निकलता था, हड़ताल होती थी। जब से बीजेपी आई है तब से पूरा अमन है, कोई हड़ताल नहीं है। रेडी वाला अपना काम कर सकता है, शिकारी वाला अपना काम कर सकता है, हर कोई अपनी मजदूरी आराम से करता है। कोई हड़ताल नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं। तो आप बताइए, आपका नाम क्या है? आप भी सेब का उत्पादन करते हैं? जी मैम, मेरा नाम जुबैर अहमद गनाई है। मैं खुद एक आरती हूँ, मेरा दुकान भी मंडी में है। तो हम चाहते हैं कि जो किसान यहाँ के रहने वाले हैं, जैसे कि आज से पहले अगर हम 2019 की बात करें तो 1% वोट पड़ता था, तो अगर हम आज की बात करें तो मुझे लग रहा है कि आज 60-70% वोट पड़ेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पे हालात रहते थे, हम खासकर हमारे शोपियां के अंदर यहाँ पे 6-6, 4-4 महीनों में हड़तालें रहती थी, दुकानें बंद रहती थी, पथराव हो रहा था, हर किसी तरफ से बिगाड़ हो रहा था। तो जब से मोदी जी ने दौरे हुकूमत संभाली है तो यहाँ पे कुछ फ़ायदा हुआ है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इस वक्त है, डिस्ट्रिक्ट शोपियान जो है हिली डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ रिमोट एरिया है, तो डेवलपमेंट के लिहाज से ये बहुत पीछे था। मगर हमें आज जो देखने को मिलता है, हमें आने वाला कल नज़र आता है। जब से हमारी मतलब मरकज़ी सरकार आई है और गवर्नर इंतज़ामिया ने यहाँ चार्ज संभाला है, तब से हमने इत्मीनान का सांस लिया है। तो ये है शोपियां के सेब उत्पादक, सेब के व्यापारी। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, शोपियां। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने यूपी के कौशाम्बी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, सपा और बसपा पर हमला बोला। साथ ही साथ उन्होंने मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर से सतर्कता के लिए आतंकवाद को खत्म कर विकास के नए द्वार खोलने की बात कही। कश्मीर में अब तक एक कांग्रेस, सपा, बसपा ने धारा 370 को अपने अनौरत संतान की तरह संभाल कर रखा था। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया भैया, समाप्त। और एक कश्मीर से हमेशा के लिए आतंकवाद को समाप्त कर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। तो विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए अमित शाह। वहीं पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने अडानी अंबानी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। एक यूट्यूबर से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि संसद में अडानी अंबानी को बुरा भला इसलिए कहता हूं क्योंकि वो नोट भरकर पैसे नहीं भेजते।
अगर पैसे भेजेंगे तो कुछ नहीं कहूंगा। यूट्यूबर से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। नामुमकिन है, मुझ जैसे एमपी के लिए नामुमकिन है चुनाव लड़ना। एकदम एक बैग पैसे से बन जाएगा अडानी अंबानी। बड़ा बड़ा नोट मिले तो एक बैग से बन जाएगा आपका चुनाव। जैसे लोगों को मिल जाएगी तो मैं तो बीपीएल हूँ। तो आप पार्लियामेंट में तो इनको बुरा भला कहते हैं, अडानी अंबानी को, सबको जरूर कहते हैं। फिर वो तो नहीं भेजेगी इसलिए कहते हैं, भेजने से चुप जाते। दादा अगर पैसा भेज दे तो आप चुप हो जाओगे, ये कह रहे हो? अगर भेजे तो सही, उसके बाद विचार करेंगे। फिर तो अधीर रंजन चौधरी खुद ये कहते नजर आए कि पैसे मिलेंगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, चुप रहूंगा। पश्चिम बंगाल के हुगली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उन 2 लोगों का जिक्र किया जो अपने साथ प्रधानमंत्री और उनकी मां के चित्र बनाकर लाए थे। प्रधानमंत्री ने मंच से उन्हें धन्यवाद दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम की दुनिया में आज मदर्स डे मनाया जाता है, लेकिन हम भारतीय तो रोजाना ही माँ की भी पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की भी पूजा करते हैं, काली माँ की भी पूजा करते हैं और भारत माँ की भी पूजा करते हैं। यहाँ 2 सज्जन 2 कोने में चित्र बना करके लाए हैं और कब से हाथ ऊपर करके खड़े हैं। आपका हाथ को पेन होगा भैया, लेकिन आप इतने प्यार से लाए हैं और वो भी मेरी माँ का चित्र बना के लाए हैं। और पश्चिम की दुनिया आज मदर्स डे मनाती है। हम भारत के लोग तो 365 दिन माँ की भी पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की भी पूजा करते हैं, काली माँ की भी पूजा करते हैं और भारत माता की भी पूजा करते हैं। मैं एसपीजी के लोगों को कहूंगा, ये 2 सज्जन जो बना के लाए, आप पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं जरूर आपको चिट्ठी भेजने का प्रयास करूंगा। ये दोनों मेरी मां की तस्वीर बना के लाए हैं। आप दोनों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री की रैली में जो चित्र बनाकर लाए थे, प्रधानमंत्री ने उन्हें धन्यवाद भी दिया और साथ ही बताया कि जो माँ है उसके कई रूप हैं, वो दुर्गा भी है, काली भी है और भारत माता भी है और अपनी माँ की भी हम रोजाना पूजा करते हैं। फिलहाल वक्त तो चला आपसे विदा लेने का। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। मिलवाएंगे आपको एक ऐसी महिला से जिन्होंने हमेशा के लिए खो दी अपनी आंखें, पर अपने नजरिए से बदली समाज की सोच। दिखाएंगे किस तरह इस गर्मी के मौसम में बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी रख रहे हैं आमजन। होगी आधुनिकता के साथ परंपरा को सहेजने की मुहिम भी। दिखाएंगे उम्र को मात देता एक तैराक महिला का जज्बा। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। लोकतंत्र के